बाजार बोलता है। इसमें एफआईज के डेटा से एक बार शुरुआत करते हैं कि किस तरह का कल एफआईज ने काम किया और किस तरह से डीआईज की बाइंग या सेलिंग थी। तो एफआईज कल बाय करके ले गए हैं 5 सेशन के बाद। ये थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में ऐसा दिख नहीं रहा। जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है, 442 करोड़ रुपए का बाय करके ले गए एफआईज। डीआईज ने 1465 करोड़ रुपए का बाय किया। तो कुल मिलाकर दोनों की साइड से मिला के देखिए तो करीब 1900 करोड़ रुपए की बाइंग देखने के लिए मिली है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल इस समय पर किस तरह से चल रहा है। पहले यूएस से शुरू करते हैं, जो कि कल रात बंद हुआ करीब 557 पॉइंट नीचे, करीब 1.25% नीचे। साथ ही शंघाई हैंगसेंग में थोड़ा सा प्रेशर है। निकाई में कल से जब से जीडीपी का डेटा आया थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। कोस्पी में भी करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जहां पर की वीकनेस बनी हुई है। तो बीबीटीसी करीब 6% ऊपर, सुंदरम फास्टनर करीब 5%, टीआई करीब 3.5%, एस्टर्न डीएम करीब 3.5%, जीएमआर एयरपोर्ट करीब 3.5%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज तेजी से फिसल रहे हैं। तो फिसलने वालों की संख्या देखें तो इसमें केन्स खासतौर से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ करीब 5.25%, वेब सोलर 5%, आइनॉक्स ग्रीन 5%, सीएम तो करीब 4%, जीएमडीसी करीब 4%। तो ये कुछ एक काउंटर प्रोमिनेंट काउंटर जहां पर की वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस समय सुर्खी वही है कि भारत अमेरिका डील होगी नहीं होगी, कब होगी। और इस पर कुछ अपडेट्स भी आए हैं कल मार्केट बंद होते होते, और लास्ट में बिल्कुल अपडेट आए हैं कि भारत अमेरिका के बीच 2 पार्ट्स में डील होनी है और पहले पार्ट की डील की घोषणा हो सकता है किसी भी दिन हो जाए। दोनों देश एक डेट डिसाइड करेंगे और उस दिन घोषणा कर देंगे। दूसरे पार्ट में जो डील होगी उसमें एलपीजी इंपोर्ट जो कि 2026 से शुरू करने पर बातचीत चल रही है, वो हो सकता है अभी बातचीत चले। और भी बहुत सारे इंपोर्ट हैं जो कि अमेरिका जो भारत को करने हैं और अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है भारत पर कि ये इंपोर्ट आप कीजिए। तो ये थोड़ा सा अभी टॉक पॉइंट्स रहेंगे दोनों ही साइड पर, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों की वजह से डील अटकी पड़ी है। भारत पर फिलहाल 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है। भारत पर रूस से तेल खरीद के चलते 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर 50% टैरिफ है। भारत अमेरिका के बीच में करीब $191 बिलियन का एनुअल ट्रेड होता था। FY25 तक 2030 तक इस ट्रेड को ले जाने की बात है कि $500 बिलियन के पार ले जाने का इसका लक्ष्य है। समीर सर, ये बताएं, ये जो ट्रेड डील की बात अब हो रही है कि इसको 2 पार्ट्स में करना है। एक ट्रेड डील हम दिखाने के लिए अनाउंस कर देंगे, दूसरी ट्रेड डील ऐसा तो नहीं कि वो डराने वाली हो कि पहली ट्रेड डील तो आपने कर दी, अनाउंस कर दिया और मार्केट इस खुशी भी मना ली मार्केट ने थोड़ी कि चलो जी एक काम टेंशन ख़त्म हुई, लेकिन दूसरी टेंशन फिर लिंगर ऑन रहेगी कि ये इसमें है क्या, और मार्केट उसको खुलकर नहीं खेल पाएगा। आप क्या मानते हैं सर? तो ये दो ट्रेड डील कर रहे हैं। आई मीन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ दैट, बट ठीक है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि इंडिया यूके का क्या ट्रेड डील आया है। मेरे हिसाब से जो भी ट्रेड डील होगा विल बी ऑन वेरी सिमिलर लाइंस, क्योंकि अगर वी गिव मोर कंसेशंस टू द यूएस देन व्हाट वी हैव गिवन टू द यूके, हमारा ट्रेड डील टॉक्स विद यूरोप इज आल्सो ऑनगोइंग, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो ऑनगोइंग, देन हमको वहां पे भी कंसेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। एंड देन यूके इज गोइंग टू कम बैक एंड से कि आप इतना दे सकते थे तो व्हाई यू डिड नॉट गिव इट टू अस। सो मेरे डोंट एक्सपेक्ट टू मच वेरिएशन फ्रॉम दैट। ठीक है, यूएस से हम शायद थोड़ा और परचेज कर पाएंगे। तो ऑलरेडी वी सॉ कि इंडियन ऑयल कंपनीज ने गैस एलएनजी लेने का अग्रीमेंट साइन किया है फ्रॉम द यूएस। तो दैट वे दैट जो हमारा डेफिसिट, सॉरी, यूएस का ट्रेड डेफिसिट रहता है इंडिया के साथ, कैन गेट रिड्यूस्ड। सो दैट काइंड ऑफ अग्री, यू नो, जो डोनाल्ड ट्रंप का व्यू है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और आप लोग कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे। सो दैट ट्रेड बैलेंस अगर रिड्यूस होता है देन मे बी ही विल अग्री टू द टर्म्स जो हम लोग ने यूके के साथ किए हुए हैं। हम डिफेंस में भी शायद थोड़े से और परचेसेस करेंगे उनके पास से, क्योंकि दीज आर द टू प्लेसेस वेयर यूएस इज केपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अस विद कंपेटिटिव प्राइस। एग्री में मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू अग्री कि they are going to allow imports of too many agri products.
ऑल्दो दे मे और मे नॉट बी competitive बट अलाउ नहीं करेंगे मेरे हिसाब से. सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग नेगेटिव मेजर फ्रॉम द ट्रेड डील, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव आइदर. और मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ये क्या है कि हम लोग ट्रेड डील नजदीक है, ट्रेड डील नजदीक है, ट्रेड डील नजदीक है करके मार्केट को बढ़ा रहे. इट विल बिकम अ सिचुएशन एंड बाय द रूमर्स एंड सेल द फैक्ट. जब एक्चुअल ट्रेड डील आएगा उतना नेगेटिव भी नहीं रहेगा या इतना पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, पर तभी भी मार्केट करेक्ट करेगा. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली. सिर्फ मैं आपको जो मेरे इनिशियल कमेंट्स में कहा था कि वी नीड टू बी स्लाइटली बेटर देन आवर नेबर्स. अभी वी नो कि नॉट नेबर्स बट इंडोनेशिया हैज गॉट 20%. आई थिंक फिलीपींस को 19 या 20% है. अगर बांग्लादेश के साथ 22 या 23% है, ऐसा कुछ. आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स. बट इफ वी अगर हमें 15% मिलता है और वो रशियन पेनल्टी निकल जाता है, देन वी बिकम competitive. अगर हमको भी 22-23 के आजू बाजू ही रखा, देन वी हैव नो बेनिफिट ऑन प्राइसिंग. तो वी कैन मे बी ट्राई टू क्लॉ बैक आवर मार्केट शेयर. प्लस जब 20% रहेगा, देन व्हाट विल हैपन इज कि कंपनीज जो इंपोर्ट कर रहे विल मेक इंडियन कंपनीज टेक पार्ट ऑफ द हिट ऑफ दिस 20%, और पार्शली वो लोग ले लेंगे. तो इंडियन कंपनीज के मार्जिन भी हिट हो सकते हैं. सो डोंट थिंक एनीथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू कम आउट इन द नियर टर्म. दैट्स मेरा वही एक कहना है कि ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है ट्रेड डील में कि ट्रेड डील होने के बाद मार्केट चलना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर। एक और अपडेट सर, यहाँ पर देखें तो भारत और रूस के बीच में भी डील हो सकती है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर 3 दिन के लिए रूस गए हुए हैं और शंघाई SCO जो है उसके उच्च अधिकारियों से उनकी मुलाकात होने जा रही है और भारत रूस के बीच में जल्द होगी ट्रेड डील, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। और पुतिन के भारत आने से पहले डील की घोषणा संभव है, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो पुतिन है वो 5 दिसंबर को इंडिया आने वाले हैं। खेमका जी ये बताएं, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये काफ़ी अच्छे चले हैं शेयर और इन्होंने पैसा बनाया भी जब रूस से हमने सस्ता तेल खरीदा था। अभी क्या लग रहा है, क्योंकि MRPL एक ऐसा शेयर है अगर आप उसको क्लोजली देखेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है जब से रिजल्ट आए Q2 के। 130-140 पर चल रहा था, 180 पर पहुंच गया है, जबकि बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग अच्छे नतीजे दिए, शायद इतना अच्छा रिएक्शन किसी नतीजों पर नहीं मिला है। MRPL या और रिफाइनिंग कंपनीज पर आपका टेक, कंसीडरिंग कि ये भारत रूस डील होती है तो? सर, हमने ये देखा है कि हिस्टोरिकली भी रशिया एक ज्यादा ट्रस्टेबल इंडिया का पार्टनर रह चुका है। एंड रशिया ने हमेशा ये भी प्रूव किया है कि इन टाइम्स ऑफ नीड इंडिया को हमेशा हेल्प भी किया है। एंड दोनों तरफ से जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी पॉजिटिव भी हैं। ऑल्दो जो लास्ट के हम 1 से 2 साल से देख रहे हैं कि जो रशिया है उससे हम काफी क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके चलते ही जो ट्रम्प है उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। रीजन बीइंग कि जो यूएस ऑयल है उसकी इंडिया उसको इंपोर्ट नहीं कर रहा है, और इंडिया साफ तौर पर ये यूएस को बोल रहा है कि हमें जहां से भी तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे, एंड वी विल नॉट डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक 1 कंट्री और 2 कंट्रीज फॉर आवर ऑयल इंपोर्ट्स। एंड इसी के चलते जो इंडियन कंपनीज है, चाहे रिफाइनरीज कंपनीज है, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टली पेंट कंपनीज को भी अगर सस्ता क्रूड मिलता है तो काफी बेनिफिशियल है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी। तो जो रिफाइनरी कंपनीज है उनमें हम लोग एक पॉजिटिव जो था वो पॉइंट कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है। रीजन बिंग ट्रम्प जरूरी प्रेशर बनाएंगे कि अब हमें रशियन क्रूड से यूएस ऑयल पर मूव होना पड़ेगा, एंड इसी के चलते हमारे जो टैरिफ्स हैं वो कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है, ट्रंप प्रेशर बना ही रहे हैं। और समीर सर, उन्होंने कल एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल भी साइन किया है जिसमें वो कह रहे कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा उस पर हम 500% तक टैरिफ लगाने के लिए ओपन है। अब ये जो बिल है, एक तरफ हम अमेरिका के साथ डील करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम रशिया के साथ डील करने जा रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे यहाँ पुतिन आ रहे हैं, चौथे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया के साथ डील करने गए हुए हैं, पांचवा वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप एक अलग बिल ले आते हैं। ऐसे में ये डराने की जो टैक्टिस है ये इंडिया के लिए ज़्यादा है या चाइना के लिए कि 500% टैरिफ में लगा दूंगा? क्योंकि और तो किसी देश का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, उसका कभी नाम नहीं लिया कि रशिया से आप ज़्यादा कुछ माल खरीदते हो।
तो आप आपका जो प्रीवियस पॉइंट था कि अगर इंडिया ये कुछ ट्रेड डील रशिया के साथ साइन करेगा तो जो 25% पेनल्टी जो लगा है वो निकलेगा नहीं। तो अगर ट्रेड डील भी साइन हुआ अपने यूएस का एंड ये बेनिफिशियल, अगर वो 25% निकलता नहीं है तो देन वी एनीवेज लूज आउट। एंड यस, आपने करेक्ट कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये अनाउंसमेंट तो किया है कि वी विल पुट 500% इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एनीवन हु ट्रेड्स विद रशिया। इट इज बेसिकली इंडिया इंडिया यूएस निगोशिएशंस के लिए, ज्यादा उसके और कुछ नहीं है। एक चीज हमने वेरी क्लियरली देख ली है मार्केट में या ग्लोबल इकोनॉमिक्स में कि यूएस कैन नॉट टेल चाइना व्हाट टू डू। चाइना ने सीधा सब उनका रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कम कर दिया। यूएस में सिचुएशन मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस की, चिप्स की काफी हिट हुई थी। एंड यूएस इज हेलबेंट ऑन मेकिंग श्योर कि एक डील हो जाए जहां उनकी रेयर अर्थ सप्लाई कैन गेट टेकन केयर ऑफ। रशिया इज इंपोर्टिंग मोर ऑयल देन इंडिया फ्रॉम, सॉरी, चाइना इज इंपोर्टिंग मोर ऑयल देन इंडिया फ्रॉम रशिया। तभी भी उन पे वो 25% लागू नहीं किया गया था, वेरी क्लियरली सेइंग कि यूएस हैज नो से ऑन व्हाट चाइना वांट्स टू डू। तो ये सब इंडिया के लिए ही है। मे बी ज्यादातर टॉक है। यस, इंडिया यू रशिया के साथ ट्रेड डील कुछ साइन कर ले, बट आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट या बिग ह्यू एंड क्राई अबाउट इट। जो भी होगा बहुत साइलेंटली होगा, बिकॉज एक साइड पे यू डोंट वांट टू एग्रीवेट डोनाल्ड ट्रम्प, एंड द सेकेंड साइड जो आपके प्रीवियस स्पीकर मिस्टर खेमका ने भी कहा कि रशिया हैज बीन आवर ट्रस्टेड एलाई फॉर सो मेनी इयर्स। वी कैन नॉट रिस्क टू एलियनेट और लूज देम एज एन एलाई, क्योंकि यूएस में तो वो अपना खुद का ही बेनिफिट देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। सो वी कैन नॉट लूज एन एलाई इन रशिया, सो वी हैव टू डू एवरीथिंग बहुत केयरफुली, बट वी नीड टू एंश्योर कि वी ट्रेड विद बोथ। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा पेच फंसते जा रहे हैं। जैसे ही पेच लगता है कि सुलझने वाला है, एटलीस्ट मार्केट कुछ भी रिएक्ट करे, लेकिन जब लगता है कि पेच सुलझने वाला, चीज़ें सुलझने वाली हैं, तभी और कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं। शायद मार्केट इसी से परेशान भी है। दुनिया भर के मार्केट में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एनीवेज, लेकिन कल एफआईज़ की वापसी हुई। 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद एफआईज़ ने कल ख़रीदारी की। 7 नवंबर को एफआईज़ ने लास्ट टाइम ख़रीदारी की थी और उसके बाद लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन तक अच्छी खासी सेलिंग की थी। हालांकि एफआईज़ का जो बाय का क्वांटम है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, कुल 442 करोड़ का था, लेकिन एटलीस्ट सेलिंग रुकी, यही एक चीज़ है। लेकिन इस तरह के स्टॉपेजेस हमने बहुत बार देखे हैं। हमने 7 नवंबर को देखा था, एक बार देख लेते हैं। 7 नवंबर जब लास्ट टाइम एफआईज़ ने ख़रीदारी की थी, नीचे से, सबसे नीचे की रो से आप देखिए 4581 4581 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करके ले गए थे। तो ऐसा लगा था कि एफआईज़ लौट रहे हैं और अच्छे क्वांटम के साथ लौट रहे हैं। लेकिन 10 नवंबर को आपको शायद पता लग गया होगा कि वो कहीं नहीं लौट रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। 4114 करोड़ रुपए की सेलिंग, 11 नवंबर को 800 करोड़ की सेलिंग, 12 नवंबर को 1750 करोड़ की सेलिंग, 13 नवंबर 384 और परसों के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में करीब 5000 करोड़ की सेलिंग। अब उसके मुकाबले केवल 442 करोड़ रुपए की बाइंग। खेमका जी, एफआईज़ के ट्रेंड को पढ़ते हैं आप या पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि ये ट्रेंड बड़ा ही मतलब अजीब सा हो गया है? सर, ऑल्दो जो इंडियन मार्केट्स है, अगर हम देखें तो काफी ब्यूटीफुली इंडियन मार्केट्स ने, इवन दो एफआईआईज नेट सेलर्स रहे हैं, स्टिल कहीं ना कहीं जो मार्केट्स हैं जो हिस्टोरिकली इतना पैनिक कर जाते थे एफआईआई की सेलिंग पे, वो पिछले 1 से 2 साल से एफआईआई ऑल्दो नेट सेलर्स रहे हैं। स्टिल इंडियन मार्केट्स हैव प्लेड ब्यूटीफुली। बट अगर हमें यहाँ से कोई एक अच्छा बुल रन चाहिए, जैसे कि अगर मैं मेरे स्टैंस की बात भी करूं, तो हमें, अगर मैं बात करूं 1 से 2 साल की, तो वी आर लुकिंग दैट मार्केट्स कैन गिव गुड रिटर्न्स। बट उसमें एक पॉइंट यही रहेगा कि जब तक एफआईआई पूरे दिल से एक नेट बायर नहीं बन जाते, तब तक हम लोगों को कोई बड़ी बुल रन नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर, फॉर श्योर। समीर सर, ये एफआईज़ आए या नहीं आए, मार्केट 26,000 आ गया और इस खुशी को हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनीज ने भी बनाया कि एंजल वन का शेयर अच्छा चला, ग्रो का आईपीओ अच्छे रेस्पॉन्स के साथ अभी तक ट्रेड कर रहा है।
ग्रो के आईपीओ का असर ज़्यादा है या ये मार्केट के चलने की, कि निफ्टी चलो चलना शुरू तो हुई, 26,000 तक तो पहुंची, इस खुशी में ये ब्रोकिंग स्टॉक्स चले हैं? इन ब्रोकिंग स्टॉक्स क्यों चल रहे इज फॉर द सिंपल रीजन कि जो टर्नओवर है ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और वो ही रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर एनेबलिंग दीज कंपनीज टू मेक मोर प्रॉफिट। जब तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, जहां एक्टिविटी रहेगी, तो ब्रोकिंग फर्म्स को उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती रहेगी। दूसरा है, देर आर मेनी ऑफ दीज कंपनीज दैट आर नाउ डूइंग फंडिंग, मार्जिन ट्रेड फंडिंग, एमटीएफ जो है, वो एक नया बिजनेस है जहां पे वी आर लेंडिंग मनी अगेंस्ट शेयर्स परचेज, और जहां पे आपको इनकम स्प्रेड अच्छी मिल रही है, और ब्रोकिंग फर्म्स आर डूइंग दिस क्वाइट अग्रेसिवली। अगर आप एमटीएफ के डेटा देखें तो ओवर द लास्ट 2 years वो नंबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, एंड आई थिंक इट्स क्रॉस द 1 लाख करोड़ नंबर, तो काफी लार्ज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से दैट इज अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम जो मार्केट फैक्टर इन कर रहे हैं कि लीड टू अर्निंग्स ग्रोथ फॉर दीज कंपनीज। पर एक चीज मैं कहूंगा कि ये सिक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी कम हो गई, अगर मार्केट करेक्ट होने लगा, तो ये एमटीएफ फंडिंग भी कम हो जाएगा, ये टर्नओवर भी कम हो जाएगा। तो आई एम नॉट अ बायर इन दिस, इट्स नॉट टू डू विद एफआई जा रहे कि नहीं। इनफैक्ट अगर आप एफआई के डेटा देखें तो एक्चुअली आई वांटेड टू कमेंट, जो वो 4,500 करोड़ का बाइंग था जो एक दिन पे 7 नवंबर पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो दिन पे भारती का एक ब्लॉक डील हुआ था जहां सिंगटेल ने सेल किया था। सो अ लॉट ऑफ दैट बाइंग जो एफआई का था, शायद वो 12,000 करोड़ के ब्लॉक डील में ही डिप्लॉय हुआ होगा। आज भी एक बड़ा ब्लॉक डील है, तो शायद एफआई का नंबर शायद थोड़ा सा पॉजिटिव आया, क्योंकि एम्फेसिस में सेल हुआ है जो 4,200 बिल्कुल। करोड़ है, पे वो लोग थोड़ा परचेज करेंगे। बट इट इज नॉट मनी दैट इज कमिंग इन टू द सेकेंडरी मार्केट। और दूसरा, जो हम लोग इतना अपना छाती ठोक के बोलते हैं कि देखिए इंडियन म्यूचुअल फंड सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, डोमेस्टिक ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली गिविंग एन एग्जिट टू दी एफआईज एट वेरी गुड वैल्यूएशंस। अनलेस अर्निंग्स ग्रोथ आती है, एंड वी बिलीव कि मार्केट यहां से स्टेबलाइज होके इन द नेक्स्ट 2 years कैन गो अप सिग्निफिकेंटली, वी हैव गिवन एन एग्जिट। पर मेरे हिसाब से देयर विल बी अ स्लिप दैट विल हैपन ओवर द नेक्स्ट 6 months। आइदर इट विल बी अ ग्लोबल इशू, आइदर इट विल, लोकल इशू तो कम लग रहे, पर ग्लोबल इशू विच विल पुल द मार्केट डाउन, एंड दैट इज व्हेन मे बी दीज जो एफआईज ने एग्जिट यहाँ पे लिया है, अगर उनको 12-15% स्टॉक नीचे मिलते हैं, they will start buying them back. So I don't think we should be very proud कि mutual funds are holding the market up, क्योंकि ये सब जो पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं, अगर मार्केट रिटर्न नहीं देता और ये पैसा ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम पीपल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर पुलिंग इट आउट, they will come to sell at the lower levels after taking a loss जब एफआईज लेने आ जाएंगे। So I mean I love to hear कि domestic institutions have become very strong, but there always remains a risk, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है आर मैनेजिंग रिटेल मनी, और रिटेल बहुत फ्लिम्जी रहती है। वी मे ऑल लाइक टू थिंक के ये टाइम अलग है, पर हिस्ट्री ने हमें यही दिखाया कि हर टाइम हम बोलते हैं ये टाइम अलग होता है, वो कभी भी अलग नहीं होता है, सब कुछ सेम ही प्ले आउट होता है। बिल्कुल समीर सर, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट भी उठाया कि एम्फेसिस की ब्लॉक डील हुई है आज, और आज 3 ब्लॉक डील इनफैक्ट होनी थी, पेटीएम, एम्फेसिस और एमिक्योर, और उसमें से मैं 2 ब्लॉक डील पर बात भी करूंगा। ब्लॉक डील हुई है एम्फेसिस में, ब्लैकस्टोन ने करीब 9.5% हिस्सा आज बेचने की खबरें हैं। 2570 रुपये का एक फ्लोर प्राइस रखा गया था, जिसमें कि 1.8 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं। कुल डील साइज़ करीब 4626 करोड़ रुपए का है। हिस्सा बिक्री कल के प्राइस से करीब 4.5% डिस्काउंट पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एम्फेसिस पर इस तरह का प्रेशर नहीं देखने के लिए मिला जिस तरह का ब्लॉक डील आया है। 1% ही काउंटर गिरा हुआ है। वत्सल जी, ये बताएं कि जो ब्लॉक डील हुई है, और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर निकल रहे हैं, एम्फेसिस में पहले भी जून में भी आई थिंक एक ब्लॉक डील हुई थी, जो कि बड़ी ब्लॉक डील थी, उसमें करीब ब्लैकस्टोन ने ही करीब 15% स्टेक बेचा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इन जून लास्ट ईयर ब्लैकस्टोन सोल्ड अराउंड 15.6% स्टेक इन एम्फेसिस फॉर नियरली 7,000 करोड़। तो ये एक प्रमोटर भी थे एक तरह से, इस कंपनी के बन गए थे, तो एक अच्छा खासा चंक उन्होंने अब बेच दिया। क्या लग रहा है सर एम्फेसिस का भविष्य अब? सर आई थिंक टुडे जो एम्फेसिस का डील हुआ है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1% स्टेक का एक्सचेंज हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
एंड इट में भी केस की जो एम्फेसिस के प्रमोटर्स थे उन्होंने मे बी इनिशियली एम्फेसिस को काफी ग्रो किया, तो मे बी इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग, एंड ये लोग ही छोटा जो पैसा निकाल रहे हैं, मे बी दे आर शिफ्टिंग इट टू अदर मार्केट्स और अदर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स आई वुड से। जैसे चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना के अंदर इन दिनों काफी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट गया है, सो इट्स जस्ट अ प्योर टेक्निकल प्ले आई थिंक। ओके, ठीक है। समीर सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरी अपने कलीग सुमित से भी बात हो रही थी उस दिन, तो यही बात हो रही थी कि रिजल्ट्स के बाद अक्सर हम ब्लॉक डील्स का सिलसिला थोड़ा तेज़ देखते हैं। आप या तो प्रमोटर बाय बहुत तेज़ी से करते हैं, प्रमोटर सेल बहुत तेज़ी से करते हैं। प्रमोटर तो अभी आए नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर काफ़ी आ गए और माल बेचने पर लगे हुए हैं इंडिया में। हमें इनके बायर देखने चाहिए कि बायर कौन खड़ा है इस डील में, या हमें ये देखना चाहिए कि एक बड़ा सेलर छोड़कर जा रहा है कंपनी को? व्हाट आई शुड, जो आपने सेकंड कहा आई थिंक इज मोर रेलेवेंट, क्योंकि ब्लैकस्टोन जो होल्ड कर रहे थे, दीज आर प्राइवेट एक्विटीज, राइट? तो दीज ये कंपनीज उतने दे होल्ड स्टॉक्स फॉर 5-7 years बिफोर दे सेल आउट। अभी ये जो ले रहे, जो नए बायर्स है, आर ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग 15 दिन में निकल जाएंगे, बट दे हैव अ व्यू ऑफ 1 or 2 years इन द नियर टर्म। दीज आर इंस्टीट्यूशंस, अगर उनको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां पे वो बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं, दे कम टू सेल। बट जो प्रमोटर कैटेगरी जैसे ब्लैकस्टोन रहते हैं, 40% जब होल्ड करते थे वो बिफोर दिस डील, दे डोंट कम टू सेल राइट अवे, तो वो स्टॉक थोड़ा कॉर्नर्ड रहता है। तो द फ्री फ्लोट इज लेस एंड बिकम्स मोर, स्टॉक थोड़ा और स्टेबल हो जाता है। बट मेरे हिसाब से व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज 6 months डाउन द लाइन ब्लैकस्टोन इज गोइंग टू कम विद अनदर ट्रांच फॉर सेलिंग। तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ओवरहैंग ऑन दिस स्टॉक, कि कभी ना कभी को ये फॉरेन स्टेक सेल होगा। एंड जितना आप शेयर मार्केट में बढ़ते जाएगा, it becomes difficult for stocks to eventually go up because there will always be diverging views. किसी को लगेगा कि नहीं, 2900 फेयर प्राइस है तो वो 2900 पे सेलिंग करने आ जाएगा, then the stock may come down, then again somebody may think 3000, so there's always a cap on it. But जब इंस्टी या प्रमोटर रहते हैं, now for example I'll tell you Reliance Industries, इतने टाइम से वो लोग ने कभी शेयर बेचा नहीं, तो 50% ऑफ द स्टॉक तो कॉर्नर स्टॉक है, राइट? नेवर कम्स इनटू द मार्केट। सो ये एक नेगेटिव तो है ही, एंड इट्स नॉट गारंटीड दैट दिस मनी जो वो सेल करेंगे in the PE, they will pay back to their PE investors. It is not necessary that they come back to India. They can go to a PE, maybe even in इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, चाइना, कहाँ पे भी जा सकता है। सो दिस इज मनी दैट्स गॉन आउट एंड नॉट गोइंग टू कम बैक, और आएगा भी तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई इन सम स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी, एंड देन अगेन व्हेनेवर इट वो उनको ग्रो करके बेचेंगे तो मोर मनी विल इवेंचुअली गो आउट। सो दिस इज अ ट्रेंड वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट टू सी कि एफडीआई प्राइवेट एक्विटी सेलिंग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आप देखिए, एक क्रॉम्पटन कंज्यूमर था जहां प्राइवेट इक्विटी के पास ऑलमोस्ट 40% स्टेक था या 33% स्टेक था। अबाउट 2.5 years या 2 years अगो 440 में प्राइवेट इक्विटी ने बेचा और काफी म्यूचुअल फंड्स और एफआईज ने लिया है। उस दिन से आज तक वो स्टॉक कभी 443 या 445 को क्रॉस नहीं किया है, फ्रॉम द टाइम द प्राइवेट इक्विटी सोल्ड, एंड टुडे द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 200 एंड समथिंग, 280 या 70 ऐसा कुछ है। So whenever this happens and lot of free float comes in the market, it kind of puts a capping on the stock. ठीक है। आज पेटीएम की भी ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद काउंटर में 2% के करीब की गिरावट है, करीब 1.32 करोड़ शेयर, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द कंपनीज इक्विटी। उसमें एक ब्लॉक डील हुई है 1307 रुपये पर। ये ब्लॉक डील करीब 1722 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। एक ब्लॉक डील एमिक्योर में हुई है, जिसमें कि काउंटर आज 5% गिर गया है। अराउंड ये भी 2.5% स्टेक की डील हुई है, और ये माना जा रहा था कि इसमें बेन कैपिटल अपना हिस्सा बेच रहे हैं 1296 करोड़ रुपए पर, 1296 रुपये पर शेयर पर, और 493 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील थी। हिस्सा बिक्री कल के जो क्लोजिंग प्राइस था उससे 7% डिस्काउंट पर मानी जा रही है। वत्सल जी, कैसे देख रहे हैं इन दोनों डील्स को और इनका इम्पैक्ट शेयर्स पर? सर, इन दोनों पर सर मेरा कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए। आई एम नॉट ट्रैकिंग दीस टू स्टॉक्स हियर। ठीक है। समीर सर, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को? पेटीएम पे
मैं थोड़ा सा अभी आई एम थिंकिंग कि वैल्यूएशंस हाई है। अगर इट कम्स टू 900 और लेवल्स, आई वुड लुक एट एमक्योर, पर मेरा भी कवरेज नहीं है। ओके। समीर सर, आपकी रडार पर कोई शेयर जो कि अभी आपको ठीक लग रहा हो पिछले 15-20 दिन में आफ्टर Q2 रिजल्ट्स, जो आपने निकाला हो कि ये ठीक है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, या कुछ भी जो आपको पसंद आया, आउटलुक अच्छा लग रहा हो आपको? तो अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक में एक रिजल्ट आया जो मुझे पसंद है, ब्रेन बीस टेक्नोलॉजी। उनके ब्रांड्स है फर्स्ट क्राई, बेबी प्रोडक्ट्स जो करती है, बेबी हग, बेबी ओए, दीज आर द प्रोडक्ट्स। उनके पास दे आल्सो हैव दिस मार्केटिंग आर्म कॉल्ड ग्लोबल बीज, जो जहाँ पे वो दूसरे ब्रांड्स के मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, फॉर विच दे अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वहां पे हम देखें तो ग्रोथ यस थोड़ा सा स्टम्प था 10-12%, बट वी बिलीव कि वहां एक्सेलरेशन काफी आ सकता है। अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफी लार्ज है। Unorganized market in the children's categories as has 80%. So if they can keep scaling up their operations, they've reached 800 plus stores. अगर वो they can scale up to over 2000 stores over the next 5-6 years. Online presence है. They've expanded their first store in Saudi Arabia and they're expanding in Dubai and the Middle East as well. और उनकी एक edtech company है, not edtech but education company है, जहाँ they do you know 3-year-old kindergarten toddler school. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है। कंपनी इज अर्निंग कैश प्रॉफिटेबिलिटी, यस नेट प्रॉफिट पे लॉस दिखा रहा है बट कैश में प्रॉफिटेबिलिटी है। वी थिंक एज द ऑपरेशंस कंटिन्यू टू गेन ट्रैक्शन और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करेगा, ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सो दैट इज वन स्टॉक दैट वी डू लाइक आफ्टर द रिजल्ट्स एंड द कमेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट, जहाँ करेक्शन भी आया हुआ है। ठीक है समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक। थैंक यू। वत्सल जी, अब यही क्वेश्चन आपसे है मेरा कि आपकी रडार पर कौन सा स्टॉक है या कौन से स्टॉक्स हैं, सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? दो स्टॉक्स है मेरे रडार पर। फर्स्ट है पीवीआर, जो कि मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। इसका बेसिकली सर एक फंडामेंटल रीजन है, दूसरा टेक्निकल रीजन है। फंडामेंटली सर जो पीवीआर है, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में काफी चेंजेस किए हैं। जो बिजनेस मॉडल उनका पहले कैपिटल इंटेंसिव था, उसको थोड़ा सा लाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड रिसेंटली पीवीआर लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिटेबल कंपनी में भी टर्न हुआ है। एंड जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 सालों से जो मूवी का ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे कि पहले था कि जो कोई अगर मेजर सुपरस्टार आ रहा है तो उसकी फिल्म ही एक बिग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देकर जा रही थी। बट करंटली जो स्मॉल प्रोडक्शन है वो भी 100 करोड़ रुपीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहे हैं। एंड जिस तरीके से पीवीआर ने 1100 के लेवल्स पर सस्टेन किया है, तो यहां से स्टॉक में हमारे पास जाने को तो बहुत कम है, बट आने को यहां से हमारे पास 30-40% इजीली गेन्स दिख रहे हैं इसमें। सो ये मेरा रहेगा पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसी ने भी रिसेंटली एक अच्छा चेंज किया है अपने बिजनेस मॉडल में। एंड काफी अच्छा ये बात कहूं जनरल इंश्योरेंस प्लेयर है इन प्राइवेट सेक्टर। एंड जिस तरीके से इसने 2000 के लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन शो किया है, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इज हेवीली प्रमोटिंग इंश्योरेंस, सो आई कैन सी दैट यहां से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। एंड विद इन आई थिंक नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में हमें ये स्टॉक यहां से 100 to 200 रुपीज की मूव इजीली शो कर सकता है। ठीक है, तो ये दो काउंटर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वत्सल जी की रडार पर हैं और इन पर वत्सल जी बुलिश हैं। ठीक है वत्सल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल भाई, ये आप फिर बताएं। टांग खींचेंगे कि बनारस पहुंच गए तो आवाज निकलने लगी। हाँ देखिए, या तो आपका माइक अच्छा है बनारस में या आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, ये तो मैं बोलने ही वाला था। सर अपनी गली में तो सभी शेर होते हैं।
नहीं तो आपको कौन, मतलब मुंबई में आपको कौन इतना ज़्यादा डरा धमका रहा था जो कि आपकी आवाज़ स्लो हो जा रही थी? नहीं, डरा धमका कोई नहीं रहा सर। 13 दिन हो गए रेगुलर ट्रैवलिंग करते, थकान बहुत हो गई थी। अच्छा, फिर ठीक है। चलिए अब ज़रा आए हो बनारस में, अब आप तो अपने बिल्कुल सारे सिस्टम्स वगैरह के साथ बैठे होगे काफ़ी दिनों बाद, तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे। क्या देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो अंशुल जी इंडेक्स को? सर इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं है जब तक एफआईआई डेटा ओवरसोल्ड जोन में है। मैं शॉर्ट तो नहीं देख रहा हूं। आज भी आप देखो मॉर्निंग में डिप आई निफ्टी में, हालांकि रिकवरी थोड़ी स्लो है, बट बैंक निफ्टी वापस ऑलमोस्ट डे हाई आ रही है। हालांकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में देख रहा था बैंक निफ्टी में 58,800 के अराउंड कोई डिप मिले तो मैं बैंक निफ्टी बाई करके चलूं, बट उतनी डिप मिली नहीं और रिवर्सल आ गया। तो ये एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, बट नॉनदलेस मेरे को यहाँ से मार्केट ऊपर ही लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आउटराइट अभी ही खरीद लीजिए। मैं जब भी मेरे जोन में आएगी, मेरी बाइंग में आएगी, या कहीं वीवैप के ऊपर बुलिश पैटर्न या नैरो रेंज कैंडल बनेगी राइजिंग वीवैप पे, तो मैं बायर ही रहूंगा। ऑल सेड एंड डन 26,104 मेरे को टारगेट दिख रहा है निफ्टी पे, जो आज आना चाहिए था। एक्चुअल में तो आज जाना चाहिए था। टाइम वाइज अगर आप देखें, मतलब जिसको लूनार साइकिल कहते हैं, मून साइकिल, उसके हिसाब से अगर आप टाइम लगाएं डब्ल्यूडी गैन वाला, तो आज या कल के सेशन में आ जाना चाहिए। तो प्लस माइनस 2 डेज पकड़िए, तो मे बी थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे तक आ जाना चाहिए था 26,104। नहीं आया तो फिर मेरे को थोड़ी सी डाउट आना स्टार्ट होगी, तब मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। तब भी मैं बेरिश नहीं होऊंगा जब तक एफआईआई डेटा ओवरसोल्ड जोन में है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप सोली अप्लाई नहीं करते हो, सारी चीजें इन सिंक होती हैं। तो जब तक एफआईआई डेटा ओवरसोल्ड जोन में है, मैं तेजी मान के चल रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल भाई आप कह रहे हो कि निफ्टी यहाँ से करीब करीब 200 पॉइंट या 180 पॉइंट चलेगी 26,104 तक। 927-28 चल रही है अभी निफ्टी, तो यहाँ से लगभग 180 पॉइंट के लिए तेजी खेल सकते हैं इंडेक्स पर, राइट? मेरे को बुलिश पैटर्न मिलना चाहिए सर। मैं आउटराइट नहीं बाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ना स्टॉप लॉस डिफाइन है ना रिस्क डिफाइन है। तो और वीवैप सुबह से फॉलिंग है, तो जब तक हम वीवैप के ऊपर नहीं टिकते, तो इन शॉर्ट बाइंग पैटर्न बनना चाहिए। नैरो रेंज कैंडल या जो भी एंट्री क्राइटेरिया होता है वो अगर बनता है तो मैं बायर ही रहूंगा। तो ये कौन सा पर्टिकुलर लेवल है जिसके ऊपर आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया? सर मैं एग्जैक्टली यही चीज मतलब बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूं कि मैं लेवल्स या स्टॉक का नेम या इंडेक्स का नेम नहीं ट्रेड करता हूं, मैं पैटर्न ट्रेड करता हूं। राइजिंग वीवैप पे नैरो बार बनी तो नैरो बार का ब्रेकआउट में बाई कर लूंगा। अब वो 25,900 पे बने, 25,950 पे बने, 26,000 पे जाके बने, या 25,800 पे बने, तो मैं पैटर्न प्लेयर हूं। जब पैटर्न फॉर्म होगा तो मैं अपने आप बाई बता दूंगा।